खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश। एमएलए हो तो ऐसा में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और मैं हूं भुवन शर्मा। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में है। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू भुवन। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है ज्यूरी की कसौटी से। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं आप। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, टॉप 6 में वही लोग पहुंचते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, ताकत होती है, मादा होता है। चाहे राजनीति की बात हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था की बात हो, चाहे उनके क्षेत्र में व्याप्त अन्य समस्याओं की बात हो, अगर वो उनको बदलने की क्षमता रखते हैं, उनको बदलने का विजन रखते हैं, मादा रखते हैं, तभी वो टॉप 6 में आ पाते हैं। हमारा जो पूरा फॉर्मेट है शो का, एमएलए हो तो ऐसा, वो फॉर्मेट इस ढंग का है, वो मापदंड इस ढंग से तय किए गए हैं जी, इस तर्कपूर्ण ढंग से, बड़ा साइंटिफिक वे से, कि उन मापदंडों पर खरा उतरने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रतिभागी को बहुत कुछ सोचना होगा। वो ये भर सकता है कि उसकी उम्र कितनी है, वो ये भर सकता है कि शिक्षा कितनी है, वाहन की क्या स्थिति है, लाइसेंस क्या बात है, लेकिन बाकी जो चीज़ें और भी हैं, एक एक अंक महत्वपूर्ण है। चाहे आयु की बात हो, हमने 40 से 60 का जो ब्रैकेट रखा आयु वर्ग का, वो सबसे अधिक अंक उस आयु वर्ग के रखें, और इसलिए रखा कि ये जो उम्र होती है इसमें जोश भी होता है और होश भी होता है जी। ना तो आदमी इतना इमेच्योर होता है कि चीज़ों को तर्कपूर्ण ढंग से नहीं समझ सके, और कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त भी होता है, समाज सेवा में निकल के आगे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें 25 साल की उम्र वाले व्यक्ति को अंक नहीं दिए हैं या 80 साल वाले को नहीं दिए हैं, लेकिन अंकों का जो अंतर है जी, वो बड़े साइंटिफिक वे से, बड़े तर्कपूर्ण, बड़े मंथन और चिंतन करने के बाद तय किया कि किसको कितने अंक दिए जाएं। हमने शिक्षा का रखा लॉ ग्रेजुएट को सबसे अधिक अंक दिए, कारण कि विधानसभा कानून बनाते हैं प्रदेश के लिए, उनको लागू करने की जिम्मेदारी, लागू करवाने की जिम्मेदारी विधायक के ऊपर भी होती है। अगर विधायक ढंग से समझेगा, कानून की बारीकियों को समझेगा, तो और बेहतर ढंग से काम कर सकता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो टॉप 6 में किसी व्यक्ति को पहुँचाती हैं, जहाँ से वो चीज़ों को बदलने की क्षमता रखता हो। सबसे अहम होता है छवि और साख जी। 10 पैमानों पे आपने ले लिया और छवि और साख में आपको कुछ अंक नहीं मिले, तो आप टॉप 6 में नहीं पहुंचेंगे। और छवि और साख के अंक तब आएंगे जो आपकी कथन और करनी में अंतर नहीं होगा, मतदाता आप पर भरोसा करेगा, और जिस पर भरोसा किया जा सकता है वो कुछ बदलने के लिए कर गुजर सकता है। तो मुझे लगता है जो टॉप 6 में पहुँचते हैं वही लोग पहुँचते हैं तो पूरे तंत्र को बदलने की क्षमता रखते हैं। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल, दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहाँ तक पहुँचने की काबिलियत होगी। एमएलए हो तो
जैसा कि आज की कड़ी में हम रुख करेंगे नारनौद हलके का। चलिए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। इस बार हमारी टीम पहुंची नारनौद विधानसभा हलके में, जो 1952 में पहली बार विधानसभा हलका बना। 59 गांव आते हैं नारनौद के भीतर, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की यहाँ जबरदस्त कमी है। बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा का स्तर भी ठीक नहीं, रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। यहाँ पर कोई उद्योग नहीं। अधिकांश लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है। हाँ, कहीं कहीं छोटे मोटे व्यवसायी आपको दिख जाएंगे। अब नजर यहाँ के जातिगत समीकरण पर। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 1,86,714 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 86,714 है। जाट 48.73%, कुम्हार तकरीबन 27.85%, ब्राह्मण करीब 10.17%, वाल्मीकि 4.82% और अन्य समुदाय के लोग करीब 8.43% हैं। अब नजर डाल लेते हैं यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर। 1952 में नारनौद और हांसी हलका एक ही थे और कांग्रेस के स्वरूप सिंह पहली बार विधायक बने। 1957 में नारनौद हलका रिजर्व हो गया और दलबीर सिंह कांग्रेस से विधायक बने। 1962 में आजाद उम्मीदवार अमर सिंह धानक विधायक बने, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1967 में रामेश्वर शास्त्री कांग्रेस से विधायक बने। 1968 में जोगिंदर जोग विधायक बने। जोगिंदर जोग ने 1972 में अंतिम बार कांग्रेस को जीत दिलवाई। 1977 में जनता दल पार्टी के चौधरी बीरेंद्र सिंह को कुर्सी मिली, जो 1982 में भी उन्हीं के पास रही। 1987 में एक बार फिर चौधरी बीरेंद्र जीते। 1992 में चौधरी साहब ने चौथी बार जीत दर्ज की। 1996 में जसवंत सिंह विधायक बने, जो कि हरियाणा विकास पार्टी से थे। 2000 में निर्दलीय उम्मीदवार राम भगत शर्मा विधायक बने, जो इनेलो में शामिल हो गए। 2005 में बीजेपी से रामकुमार गौतम विधायक बने, जिसके 2 साल बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 2009 में इनेलो की सरोज मोर विधायिका बनी। तो यहाँ से सरोज मोर विधायिका है। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, नारनौद का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है? नारनौद एक ऐसा हल्का है कि जहाँ जाट बहुतायत में है जी। करीब 50% मतदाता जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल की पकड़ अच्छी है जी। वहाँ विधायक भी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। और अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के तहत क्षेत्र आता है, वहाँ दुष्यंत चौटाला ने जीत दर्ज की। दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 3 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके पूरा लोकसभा क्षेत्र जीत गए। उकलाना, उचाना और नारनौद, इन 3 सीटों पर। और नारनौद में सबसे अधिक उन्होंने जीत दर्ज की, करीब 43,000 वोट की। उनकी जो जीत का सबसे बड़ा कारण रहा वो नारनौद क्षेत्र रहा। और नारनौद में चूंकि जाट मतदाता बहुत हैं, इनेलो की जाटों पे पकड़ है जी, तो इस वजह से जिस व्यक्ति को इनेलो की टिकट मिलती है उसको एक उम्मीद होती है कि शायद जीत के लिए उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि इनेलो की टिकट की मारामारी होती है। इस बार सरोज मोर वहाँ से विधायक हैं जी। अगली बार उनको भी टिकट मिल सकती है। उनके पति भी टिकट मांग रहे हैं, रिटायर्ड एसपी, उनको भी टिकट मिल सकती है। रामकुमार गौतम पिछली बार वहाँ कांग्रेस से टिकट पे थे जी। इस बार टिकट उनको अगर नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहाँ पर नॉन जाट वोट, चूँकि अगर 50% जाट वोट है तो नॉन जाट का वोट बहुत बड़ा बाकी रह जाता है जी। तो जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव वहाँ होगा और उसमें हचका भी अपना खेल खेल सकती है, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र से कुलदीप बिश्नोई जीतते रहे, भले ही यहाँ से वो हारे हों जी। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। दूसरा जो वोट बैंक है, जो दलित बीसी वोट बैंक है, बैकवर्ड क्लास, उनमें नाराजगी है जाटों को लेकर, क्योंकि जाटों का जो आरक्षण हुआ है जी। उसको लेके बैकवर्ड क्लास की जो वोट है वो उनमें थोड़ी सी व्यथा है, दुखी है, परेशान है। ये फैक्टर आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं जी। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा में उनके समर्थक उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं बतौर सीएम बीजेपी की, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु पिछली बार नारनौद से चुनाव लड़े थे, उनका गृह क्षेत्र है, वहीं के रहने वाले हैं, वो 3रे नंबर पर रहे थे। इस बार वो नारनौद से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी सिर्फ कयास लग रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु नारनौद की बजाय किसी और क्षेत्र को ढूंढ रहे हैं
जो ज़्यादा सुरक्षित हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भले ही कैप्टन अभिमन्यु जाट है, लेकिन जाटों में पकड़ इनेलो की या चौटाला की है। ये उनके साथ एक बहुत बड़ा संकट है, जिस वजह से कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद को छोड़ सकते हैं। दूसरी जाति ब्राह्मण है, रामकुमार गौतम ब्राह्मण है, एक बार विधायक वहाँ से रह चुके हैं जी। रामकुमार गौतम को अगर टिकट नहीं मिलती कांग्रेस की, वो अगर निर्दलीय जा सकते हैं या हचका के साथ चले जाते हैं, ये देखने वाली फैक्टर होगा कि आखिर वहाँ पर अंतिम जो कैंडिडेट्स होंगे कौन। इनेलो में सरोज मौर्य उनके पति, रामकुमार गौतम चुनाव में होंगे, कैप्टन अभिमन्यु मैदान छोड़ के जा सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट बीजेपी हचका का कौन आता है, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। उसके बाद सारे समीकरण यहाँ के तय होंगे कि वहाँ का मतदाता जाएगा किसके साथ। जी चलिए अनिल जी, थोड़ी और सियासी चर्चा हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। चौधरी बीरेंद्र सिंह काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनके लिए आगे के लिए नुकसानदेह हो सकती है क्या? देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह बहुत पुराने नेता है। उनकी जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, जी, बहुत सर छोटूराम के नाती वो हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्ते में भाई लगते हैं, वो कज़न ब्रदर लगते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, केंद्रीय मंत्री रहे और राजीव गांधी के क्लोज भी रहे। जी, लेकिन उनके हाथ की जो राजरेखा है वो शायद कटी फटी है कहीं बीच बीच में से। वो जब भी किसी बड़े पद पर पहुंचने की स्थिति में होते हैं, वो कुर्सी खिसक जाती है। 1992 में जो प्रदेश अध्यक्ष बने, तब भजनलाल मुख्यमंत्री बने, तब भी उनको उम्मीद थी कि शायद आला कमान उनको मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री का सपना उनका है, और कोई भी पॉलिटिशियन है अगर वो बड़े सपने नहीं देखता, वो संभव नहीं है। और बीरेंद्र सिंह का कद तो हरियाणा की राजनीति में बड़ा कद है, तब भी नहीं मिली। बिल्कुल फूंक दिया उन्होंने, भजनलाल के खिलाफ बगावत कर दी। बीरेंद्र सिंह भी थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारे लोग एक मंच पे थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर राम प्रकाश और कर्नल राम सिंह। 2004 में भी भजनलाल मुख्यमंत्री बनने की बात थी, उनके नाम पे वोट भी उनको मिली। बीरेंद्र सिंह तब भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए, तब उनके साथ बुरा हुआ। और अब वो रेल मंत्री बनने जा रहे थे, सब कुछ तय हो गया, तब रेल मंत्री वो नहीं बन पाए। उनका संकट ये है कि जब भी कुर्सी तक पहुँचते हैं, कुर्सी खिसक जाती है और अपने लोग उनके साथ, जो उनकी इक्वेशंस हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खुली अदावत उनकी है, क्योंकि जब भी वो रहे, उनका ये मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टंगड़ी मार दी, इस वजह से वो पद तक नहीं पहुँच पाए। अब जो उनका सुर आ रहा है, पूरी तरह बगावती सुर है। चाहे वो 30 सीट अपने समर्थकों को मांग रहे हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप लगा रहे हो, चाहे वो आला कमान के खिलाफ बात कर रहे हो, जो भी उनका सुर है पूरी तरह कांग्रेस के खिलाफ है। हालांकि लगता ये है कि उनकी जो बातचीत चल रही है, बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही है, वो ओम प्रकाश माथुर से मिले हैं, राजनाथ सिंह से मिलकर आ चुके हैं, चर्चा है कि बीजेपी में जाएंगे। लेकिन अनिल विज का बयान आ गया कि हम बीजेपी में नहीं लेंगे। उधर इनेलो ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इन तमाम स्थितियों में वो कहाँ खड़े होंगे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, उनके लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी। क्यों? विनोद शर्मा भी पार्टी छोड़ के आए कांग्रेस। विनोद शर्मा हचका में एंट्री करने वाले थे, हचका में एंट्री नहीं हो पाई, कांग्रेस ने, बीजेपी ने वीटो कर दिया। उनकी स्थिति भी डावाडोल है। और अब बीरेंद्र सिंह, अगर ये दोनों की स्थिति इसी ढंग से है, तो क्या पता आने वाले दिनों में दोनों हाथ में मिला लें। ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हचका के साथ कुलदीप बिश्नोई की, चूंकि पूरी पॉलिटिक्स नॉन जाट की है, और चौधरी बीरेंद्र सिंह जाट लीडर हैं और सर छोटूराम के नाते हैं, जो कि जाटों पे सर छोटूराम को बड़े मान और सम्मान से देखा जाता है। वो जाट प्लस नॉन जाट की इक्वेशन कोई बनेगी, मुझे डाउट है। लेकिन बीरेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई के संबंध बड़े मधुर हैं। बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में भी डिनर रखा था, वहाँ कुलदीप बिश्नोई पहुंचे थे, कई तरह की चर्चाओं ने तब भी जन्म लिया था कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। उधर बीरेंद्र सिंह बार बार डिमांड कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटा दिया जाए, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन आला कमान ऐसा नहीं है कि झांसे में आए, बड़ा क्लियर कट कह चुके हैं। शकील अहमद का बयान आ चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं हटाएंगे, चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। तंवर को भी नहीं हटाया जाएगा, अशोक तंवर को अभी ताज़ा उनको अध्यक्ष बनाया गया है, बड़ा क्लियर कट बोल चुकी है आला कमान। उसके बाद बीरेंद्र सिंह के पास विकल्प बड़े सीमित है। अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो कहीं विनोद शर्मा जी की तरह वो अधर में लटक जाए, और बीजेपी उनको ले नहीं रही है, इनेलो उनको ले नहीं रही है, हचका के साथ क्या उनके रिलेशन होंगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने है। अगर सुर नहीं बदले तो उनको दिक्कत होगी, निश्चित तौर पर होगी। और कांग्रेस को भी आज नहीं तो कल समझना होगा कि तुम बगावती तेवरों को कब तक हवा देंगे, नहीं रोकेंगे तो पार्टी को भी दिक्कत हो सकती है। जी, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह, कहना गलत नहीं होगा कि अपनी सियासी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दिलचस्प पहलू ये है कि ये लड़ाई वो अपनों से ही लड़ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।